नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में दिव्यांग न्यूज़ चैनल में। आज स्टूडियो में उपस्थित है एक आईआरएस अफसर श्री घनश्याम सोनी, जो सूरत के कस्टम के डिप्टी कमिश्नर हैं। तो स्वागत करते हैं सर आपको दिव्यांग न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में। घनश्याम सोनी साहब की मैं अगर बात करूं तो बहुत एक्टिव इंसान रह चुके हैं और अभी भी बहुत एक्टिव हैं। इन्होंने काफ़ी सारे क्षेत्र में बहुत सारा योगदान दिया है। तो आज पहले घनश्याम सोनी साहब का परिचय उनकी ज़ुबानी हम चाहते हैं कि घनश्याम सोनी बचपन से लेकर उन्होंने जो पढ़ाई की, गांव में रहकर, राजस्थान से मूल हैं ये, तो गांव में रहकर जो पढ़ाई उन्होंने की और वहाँ से आईआरएस अफसर बने। तो ये प्राप्ति जो हुई, तो इसके प्रेरक बल कौन थे, ऐसे कैसे संजोग इकट्ठा हुए कि जो आप इस क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में आप आए। तो थोड़ा सा सर दर्शकों को आपका परिचय दीजिए, बचपन से जो यात्रा आपकी रही उसके बारे में कुछ बताइए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं दिव्यांग न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को 2019 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज व्यक्ति विशेष के मेरे जन्मदिवस के ऊपर आपने मुझे साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बधाई देता हूं। और जो आपने बचपन की कहानी के बारे में पूछा है कि अभी तक जो आईआरएस का सफ़र तय किया है, तो मैं बेसिकली मेरा परिचय बता दूं कि मेरा गांव राजस्थान के पाली ज़िले में मेलावास है और मेलावास मेरी जन्मस्थली है। 2 जनवरी 1979 को मेरा बर्थ हुआ था। और जैसा कि आपने बताया कि आईआरएस और यूपीएससी उस गांव से जहां से मैं पढ़ा हूं सरकारी स्कूल में, तो वो स्कूल था राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेलावास, जिसमें 5वीं तक की स्कूल थी उस समय गांव में। और आप यकीन करेंगे कि 5वीं तक की शिक्षा दीक्षा तो गांव में ग्रहण की, और जब मैंने 5th क्लास उत्तीर्ण की तब मेरी मदर की डेथ हो गई थी। वो डेट था 19 जून 1989। तो जब माताजी का देहांत हो गया तो 6th क्लास के लिए पढ़ने के लिए हम आगे गए पड़ोस के गांव में धुंधला, जहाँ से हमने 6th, 7th और 8th ये 3 क्लासें उत्तीर्ण की। जब हमने उच्च प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा धुंधला से पूरी की और उसके बाद 9, 10, 11, 12 उसके लिए सोजत रोड, और बाद में जो है हमने कॉलेज शिक्षा सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर से मैंने इतिहास ऑनर्स में बीए ऑनर्स किया और उसमें मैंने कॉलेज टॉप किया था। और बाद में एमए की शिक्षा भी हिस्ट्री आधुनिक भारत के अंदर ब्यावर कॉलेज से ही की और वहाँ पे भी मैं कॉलेज का टॉपर रहा। इन बिटवीन एक, जैसा कि आपने एक्टिव की बात बताई, तो उस समय हमने कॉलेज के अंदर छात्र संघ चुनाव लड़ा और छात्र संघ सांस्कृतिक सचिव बना मैं। तो इस तरीके से ये हमारी पहली क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की हिस्ट्री रही कि भाई मेलावास से ब्यावर कॉलेज तक सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर से हमने इतिहास ऑनर्स में बीए और आधुनिक भारत में एमए टॉपर के साथ की। ड्यूरिंग एमए नेट स्लेट उत्तीर्ण कर दिया, कॉलेज लेक्चरर की जो एक परीक्षा होती है उसको पास कर दिया। तो ये उच्च शिक्षा का हमारा जो है वो सफर रहा। तो इसके बाद ये तो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आईआरएस के लिए कैसे, क्या प्रेरक बल था कि आपको ये समझ में आया कि मुझे आईआरएस एग्ज़ाम पास करनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्ज़ाम पास करनी है? हाँ, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जब 10th क्लास के अंदर था तब मैंने पहली बार जो हमारी स्कूल थी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोजत रोड, उसकी लाइब्रेरी में पहली बार एक प्रतियोगिता दर्पण नाम की मैगजीन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आती है आज भी, उसको पढ़ा था। और उसमें मैंने उस समय में 95 की बात है ये, तब पहली बार वो साक्षात्कार पढ़ा था मैंने कृष्ण कुमार द्विवेदी का, जो कुमायूं गढ़वाल के थे और आईएएस बने थे। तो उनकी पुस्तकों की सूची थी और उनका सब्जेक्ट भी, उन्होंने भी ग्रेजुएशन इतिहास ऑनर्स से किया था, हिस्ट्री की किताबें लिखी हुई थी, लिस्ट वगैरह। तो मैंने वो एक पेन कॉपी से लेकर के वो किताबों की लिस्ट पूरी उतारी और उसके बाद जब मैंने 10th क्लियर की तब मैंने 11th के अंदर जो है ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और एडवांस हिंदी सब्जेक्ट लिए। जबकि मैं टॉपर था तो मेरे जो लेक्चरर वगैरह थे, गुरुजन वगैरह, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें साइंस लेनी चाहिए, तुम आर्ट्स मत लो। लेकिन मैंने उनको कहा कि चूँकि मैंने पढ़ा है कि भाई आर्ट्स लेने से ही आईएएस बना जाता है या आईआरएस बना जाता है, तो उस समय हमने ये निर्णय लिया कि भाई अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है तो हम आर्ट्स से देंगे और हिस्ट्री लेंगे। तो उसी को मद्देनज़र रख करके फिर आगे
बीए में भी बीए ऑनर्स हिस्ट्री किया और ये सारी करके एक लक्ष्य बनाया कि यूपीएससी को क्वालिफाई करें। जब पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई तो हमें संयोग से ब्यावर के अंदर भी हमारे एक आर.सी. तिवारी करके रमेश चंद्र तिवारी जी थे जो तिवारी क्लासेस चलाते थे, उनसे हमें प्रेरणा मिली। जब चूँकि वो उस समय इंटरव्यू दे रहे थे आईएएस का और उनका शायद चौथा इंटरव्यू था, तो मैंने उन्हीं को ही पकड़ा कि आप क्यों नहीं हमें मतलब जो है वो इसके लिए। तो मैं उस तिवारी जी का तहे दिल से आभारी हूँ कि सबसे पहले अगर मुझे दिल्ली ले गए मुखर्जी नगर की गलियों में जहाँ पे सिविल सर्विसेज की तैयारी होती है, तो वो शख्सियत थी रमेश चंद्र तिवारी जी। और तिवारी जी ने ही मुझे सबसे पहले यूपीएससी की ABCD सिखाई और बाद में जो है वो लगातार मेहनत करते रहे और फाइनली फिर मेरा 5th अटैम्प्ट के अंदर जो है वो यूपीएससी क्वालिफाई हुआ और 585 भी रैंक मिली मुझे और IRS कस्टम सेंटर एक्साइज के अंदर मैं सेलेक्ट हुआ। बहुत बढ़िया सर। तो ये एग्ज़ाम जो सिविल सर्विस की ये आपने किस वर्ष में पास की और वहाँ से फिर फर्स्ट पोस्टिंग कैसा रहा, कहाँ रहा, वो थोड़ा दर्शकों को बताएं और यहाँ तक आप जो पहुँचे वो थोड़ा सा सफ़र के बारे में बताइए। मैंने 2002 के अंदर जब पीजी किया तो पीजी करने के बाद पहले मैं प्राइवेट कॉलेज के अंदर एड गेस्ट फैकल्टी में लेक्चरर के रूप में सेवाएं दी। इन बिटवीन मैंने RS और IAS की हम तैयारी कर रहे थे। तो जो मैंने नाम बताया रमेश चंद्र तिवारी जी का, उनसे एक बार सब कुछ ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात नोट्स वगैरह लेकर के फिर मैंने 2005 के अंदर एक श्री भगवान दास तोदी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ सीकर है, वहाँ मैं एज ए हिस्ट्री के लेक्चरर के रूप में नियुक्त हो गया और 2005 से लेकर 2009 तक मैंने 4 साल श्री भगवान दास तोदी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर सेवाएं दी। और उसी समय कॉलेज कैंपस में 15 नंबर क्वार्टर मुझे अलॉट हो गया। तो वो 15 नंबर क्वार्टर मेरे लिए तपोवन है, वो एक तपोस्थली थी कि जहाँ पे बैठ करके मैंने यूपीएससी के लिए मेहनत की और 2009 के एग्ज़ाम के अंदर मेरा चयन हो गया। 2009 का जो सिविल सर्विस था और 30 अगस्त 2010 को मैंने एज ए IRS अपनी नासेन एकेडमी के अंदर ज्वाइन किया, जिसमें हमारा फाउंडेशन कोर्स जो है वो हैदराबाद से हुआ था, मैरी चन्ना रेड्डी इंस्टीट्यूट से, MCR जो जुबली हिल के अंदर है। और जब हमारी ट्रेनिंग हुई जिसके अंदर जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है वो MCR से होने के बाद फिर मदर एकेडमी ज्वाइन की और 2012 के अंदर पहली नियुक्ति के रूप में मैंने बड़ौदा सेंट्रल एक्साइज जोन चूज किया और वहाँ मेरी नियुक्ति हुई और ज्वाइन करने के बाद मुझे सूरत सेंट्रल एक्साइज कमिश्नरेट अलॉट हुआ। तो मैं जून 2012 में सूरत के अंदर जो है एज असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल एक्साइज आ गया था। आज आप डिप्टी कमिश्नर कस्टम हो हीरा बोर्स में, तो थोड़ा सा ये जो आपकी क्या कार्यशैली होती है, कैसे आपको क्या काम करना पड़ता है, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए सर। मैं जब 2012 के अंदर आया था तब सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट था और सर्विस टैक्स का था और मेरी पहली नियुक्ति एज ए प्रिवेंटिव AC के रूप में हुई थी। प्रिवेंटिव सूरत 2 कमिश्नरेट का बड़ा जुरिडिक्शन था उस समय, जिसमें भरूच का जो अंकलेश्वर का है, तीनों डिवीजन है वो भी आती थी, तो बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र था। तो उसके बाद जब हमने सेंट्रल एक्साइज के अंदर 4 साल काम किया, वहाँ काम करने के पश्चात अहमदाबाद जोन और बड़ौदा जोन के जो एक्शन होते हैं अधिकारियों का कि जिन्होंने कस्टम का जिनको नहीं मिला है अनुभव उनको कस्टम के लिए, तो फिर मेरा बड़ौदा जोन से अहमदाबाद कस्टम जोन के अंदर हो गया और अहमदाबाद कस्टम जोन के अंदर मुझे जो नियुक्ति मिली वो मुझे सूरत हीरा बुर्ज के रूप में, जो यहाँ की डायमंड इंडस्ट्री है और रफ डायमंड जो इंपोर्ट होता है और CP कट एंड पॉलिश के बाद में एक्सपोर्ट होता है, तो एक तरीके से सूरत नगरी टेक्सटाइल सिटी के बाद डायमंड सिटी के रूप में विख्यात है और काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, काफ़ी बड़ा टर्नओवर है। तो मेरे दिल में था कि मैं इस इंडस्ट्री के लिए यहाँ के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में मेन हर्डल क्या है, उनको हम कैसे दूर करें। तो इसके लिए एक प्रयास किया। तो यहाँ की हमारी संस्था है GJEPC, जिसके चेयरमैन दिनेश भाई नावड़िया है, सूरत डायमंड एसोसिएशन भी है और डायमंड मर्चेंट्स भी है। इनसे मुलाकातें हुई, इनसे बातचीत हुई कि हम क्या कर सकते हैं डायमंड इंडस्ट्री के लिए। और मैं भारत सरकार का भी आभार व्यक्त करूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, कि हमने एक सजेशन दिया था ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर का, जो AEO का स्टेटस मिलता है, जो हमारे यहाँ पे सूरत हीरा बुर्ज जैसे DGDC कंपनी का है। तो हमने वाणिज्य कॉमर्स मिनिस्टर साहब से भी बात की थी, उन्होंने भी अपनी तरफ से एक कमेटी गठित की सूरत हीरा बुर्ज की समस्या कैसे सॉल्व की जा सकती है
और यहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है GJEPC, उन्होंने भी अपने स्तर पे मुंबई से लेके दिल्ली भारत सरकार के अंदर भी लगातार संपर्क साध किया। हमारी प्रिंसिपल कमिश्नर मैडम और हमारे चीफ कमिश्नर रेड्डी साहब, उनका निरंतर अनवरत सहयोग हमें मिलता रहा। और इसके बाद अभी परसों ही मैं आपको बता दूं कि 30 तारीख को ही सूरत हीरा बुर्ज को AO का दर्जा जो है ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर का, वो AO स्टेटस मिल गया, जो एक बहुत बड़ी सम्मानजनक बात है पूरी डायमंड इंडस्ट्री के लिए। और उस AO स्टेटस से जो एक ट्रांसशिपमेंट बैंक गारंटी एक टेक्निकल टर्म होती है, जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट यहाँ का पिट रहा था, उसके लिए हमें एक खुला मैदान मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि पूरे सूरत के लिए और पूरी डायमंड इंडस्ट्री के लिए एक माइलस्टोन है, जो इसका आने वाले 2 साल के अंदर 6 महीनों के अंदर ही हमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि एक लैंडमार्क काम जो है, एक दशक की डिमांड थी और उसके अंदर हम उस स्टेटस को प्राप्त करने में सफल रहे हैं। तो ये मेरी एक एज ए कस्टम अधिकारी के रूप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बहुत बढ़िया सर, आज के डायमंड इंडस्ट्रीज़ के लिए तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और इनके लिए बहुत फैसिलिटेटिंग काम हो गया ये। आप दर्शकों, घनश्याम सोनी सर एक अधिकारी के अलावा एक मानवतावादी इंसान है और बहुत सारे, मैंने जैसे पहले भी कहा, काफ़ी क्षेत्रों में इनका योगदान रहा है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है। मूल एक गांव से हैं, तो जो लगाव है गांव से वो हमेशा रहा है इनके साथ में। तो सर, पर्यावरण के लिए आपने जो ठोस काम किए हैं, तो थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। देखिए, अभी आपने जैसा कि गांव की बात की, तो मेरा जन्म जिस मेलावास, मेरी जो जन्मभूमि है पाली जिले में, राजस्थान में, तो जब 2014 के अंदर भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी बनारस के 80 घाट से, तो हमने उसको एक लैंडमार्क काम के रूप में और पायलट वे के रूप में, जिसका कि हमने लक्ष्य निर्धारित किया कि विद इन टाइम, जैसा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना है कि एक एक सांसदों को आदर्श गांव एडॉप्ट करना है, तो मैंने अपने मन से ही एज ए ब्यूरोक्रेट के रूप में कि जो नौकरशाह है, कि एक प्रतीक के रूप में कि भारत के जितने भी ब्यूरोक्रेट जिन गाँवों डाणियों से शहरों से आते हैं, कम से कम वो अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि की तरफ फोकस करे। इसको एक आधार बना करके मेलावास के अंदर मैंने सबसे पहले अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण हटाने के बाद 2014 के अंदर, जुलाई 2014 के अंदर करीब 10,000 पौधों के लिए हमने एक डेस्टिनी तय की थी, जिसमें सूरत से लेके राजस्थान और वो सब। तो हमारे गांव के अंदर भी जो हमने पौधे लगाए वो करीब 1,000 के आसपास पौधे होंगे। तो उसमें से एक लाइनिंगबद्ध तरीके से 4-5 किलोमीटर का एक दायरा तय कर लिया कि भाई इस पे हम पूरी मिट्टी को हटू करके वो पौधे लगा करके उनकी तारबंदी करवाई। जो गांव के यूथ थे, गांव की महिलाएं थी, गांव के जो हमारे आम नागरिक थे, उस पर भी हमने एक हरित मेले के रूप में उसको आयोजित किया राजस्थान पत्रिका के संयोजन से। और आज आप देखेंगे वहाँ जाकर के कि किस तरीके से जहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ से अतिक्रमण हटाने के बाद आज वो वृंदावन की तरह सारे पौधे बड़े हो गए। जिस शमशान घाट के किनारे पे एक भी पेड़ नहीं था, आज वहाँ पे 100 नीम लहला रहे हैं। थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई पौधे लगे हैं, ट्यूबवेल खुदी, पौधों को पानी देने के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन की व्यवस्था करवाई। और उसके बाद हमने देखा कि भाई ग्रीन एनर्जी के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने एक हमारी जो गांव की गौशाला है, जिसकी बहुत पहले स्थापना हो गई थी, तो उसमें हमने एक सोलर पावर हाउस की स्थापना की, सेंट्रलाइज सोलर पावर हाउस। और उसमें 10 किलोवाट का सोलर पावर हाउस तैयार करके करीब 160 LED लाइटें, स्ट्रीट लाइटें जो है वो हमने लगाई, जिसपे खेल के मैदान से लेकर के गांव की गलियां वगैरह, गांव के मुख्य चौराहे हैं, बस स्टैंड है, उनको सबको कवर किया, ताकि रात के समय में बड़े बुजुर्ग कोई भी जाए तो उनको तकलीफ नहीं हो। तो आज थोड़ा अच्छा लगता है कि सोलर एनर्जी के लिए जागरूकता है लोगों में, ग्रीन एनर्जी का कंसेप्ट लोगों के बीच जाए। फिर हमने, क्योंकि मेरा गांव छोटा है, ज़्यादातर लोग प्रवासी है, बाहर ही रहते हैं, तो उनके लिए हमने CCTV कैमरों की स्थापना की गाँव के अंदर। तो हर चौराहे पे कैमरे लगाने के बाद एक सेंटर रूम तैयार करवा दिया, ताकि कोई भी गांव में चोरी चकारी या डकैती वगैरह नहीं हो। तो इस तरीके से पहले सोलर पावर हाउस बनाया, फिर CCTV कैमरे लगाए, फिर पेड़ लगाए, फिर एक तरीके से एक 2 किलोमीटर लंबा गार्डन तैयार करवाया। फिर जो गांव का हॉस्पिटल था उसको भी रिनोवेट करके उसको भी तैयार करवाया, जो हमारे एक भामाशाह मांगीलाल जी, उन्होंने अपनी तरफ से अपनी मदर की स्मृति में बनाया था, पटेल परिवार ने। तो उसको इस्टेब्लिश किया। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक गांव में जो चीज़ें होनी चाहिए,
जैसे दुकानें थी 4-5, तो उनका एक मार्केट था, तो उसको रिनोवेट करके तैयार किया था कि गांव के जो बेरोजगार है उनके लिए दुकानें खुल जाए। सहकारिता की दुकान है, जो गांव की ज़रूरतमंद दुकान है वो चालू हो। और हमारी गांव की गौशाला है उसको अपडेट करवाया, कार्यालय वगैरह बना करके उसको पूरा आधुनिक तरीके से। फिर हमारे गांव का एक मुख्य जो फाउंडर थे, उनकी एक टूटा हुआ चबूतरा था, तो उसको हमने पूरे एक गेस्ट हाउस के रूप में रेडी करवा दिया। वो गांव का सभा भवन बन गया, उसके चारों तरफ पौधे लग गए, अच्छा हो गया। गांव में स्कूल 5वीं तक की थी, तो वो पहले ही क्रमोन्नत हो गई, लेकिन उसको और आधुनिक बनाया, आज 8 तक की स्कूल हो गई है। उसमें भी हमारे एक प्योर एनजीओ के मित्र हैं प्रशांत सिंह जी, उनके सहयोग से गांव में एक पुस्तकालय की शुरुआत की, जो स्कूल के अंदर ही हालांकि की, लेकिन अब हमारी इच्छा है कि एक अच्छा भवन बने पुस्तकालय का और एक माहौल तैयार हो। कुल मिलाकर के कोशिश यह है कि एक आदर्श गांव के लिए क्या क्या कर सकते हैं अपन, तो उसके लिए अपन प्रयासरत हैं। तो दर्शकों, ये आपने सुना घनश्याम सोनी साहब ने जो कहा कि खुद जहाँ से हैं, जहाँ मूल उनका है, वो रूट को नहीं भूले हैं और वहाँ पे ज़बरदस्त काम किया है। तो ये एक प्रेरक बन सकता है, हमें इनसे प्रेरणा लेनी, और भी अफसरों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जो ग्रास रूट लेवल पे जो अपना गांव है उसको डेवलप करने में अपना योगदान देना चाहिए। तो सर, आज की सरकार स्मार्ट सिटी की बात करती है, लेकिन हमारा देश है गाँवों से भरा हुआ, और हमारा जो सही माने जो सुगंध है तो वो वहाँ से निकलती है। तो वो स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आता है सामने? क्या इसके लिए आपकी क्या राय है? देखिए, भारत की करीब 80% आबादी गाँव में निवास करती है। और महात्मा गांधी ने, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि जब गांव समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हम देखते हैं कि शहरों की तरफ हम क्यों भाग रहे हैं। शहरों की तरफ भागने का रीज़न एक है कि गाँव के अंदर लोगों के पास रोजगार नहीं है, अच्छे संसाधन गांव में उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहे, इसलिए वो शहर की तरफ दौड़ते हैं। जब शहर ओवर क्राउडेड होते हैं तो वो समस्या का घर बनते हैं। तो मेरा एक मिशन और विजन और मेरा एक व्यक्तिगत चिंतन है कि क्यों नहीं गाँव को समृद्ध कर लिया जाए, क्यों नहीं गाँव को स्मार्ट बना लिया जाए, क्यों नहीं गाँव की शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बेरोजगारी को हम खत्म कर दें। अगर वो सारी चीज़ें होगी, जब समृद्ध गाँव होगा तो समृद्ध भारत बनेगा। तो मेरा एक सपना भी है कि मैं एक फाउंडेशन की नींव रखूं जिसका नाम ही ये हो, समृद्ध गांव समृद्ध भारत फाउंडेशन, जो जमीनी लेवल के ऊपर काम करे और उन गांवों के अंदर उन बेरोजगारों के लिए, उन असहाय और बेसहारों के लिए काम करें, जो वास्तव में, जो हम सपना लेकर के नौकरशाही में भी आते हैं और हर सरकार काम करती है कि पंक्ति का जो अंतिम व्यक्ति है उस गरीब को गणेश मान करके सरकार की कोई भी योजना होती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हम ही ले जा सकते हैं उन सब चीज़ों को। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि केवल सरकार ही उत्तरदायी नहीं है, ये प्रत्येक भारत के जागरूक नागरिक का दायित्व है कि वो जहाँ तक उसकी नज़र फैले, जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे, वहाँ तक वो किसी के लिए मददगार बने। और जिस तरीके से भारत का नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सचेत होता है, हाई कोर्ट में रिट लगाता है, सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाता है, अपने अधिकारों के लिए लगाता है, लेकिन मूल कर्तव्यों को हम भूलते जा रहे हैं। तो जिस दिन भारत का नागरिक अपने मूल कर्तव्यों को, अपने दायित्वों के प्रति जागरूक रहेगा, जैसा कि आप जापान के अंदर देख लीजिए, सिंगापुर में देख लीजिए, स्विट्जरलैंड में देख लीजिए, फिनलैंड में देख लीजिए, नॉर्वे में देख लीजिए, ये सारे जो कंट्रीज है, वहाँ का प्रत्येक नागरिक अपने देश के प्रति दायित्व क्या है उसके प्रति समर्पित है। आज हम देखते हैं कि मूवमेंट कहीं पे भी होता है और हम राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो हमें कई संकल्प और कई व्रत लेने की जरूरत है। जो हमारी देश की संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे हम समझें कि हमारी निजी संपत्ति है और हमारे मन में ये भाव होना चाहिए भारतीयता का, राष्ट्रीयता का। तो वो अगर व्रत लेकर के अपन चले हैं, निकले हैं इसके लिए, तो अपन छोटी सी शुरुआत अपने स्वयं से करें, ऐसा मेरा मानना है। तो निश्चित रूप से समृद्ध गांव होंगे तो समृद्ध भारत होगा। तो गाँव को समृद्ध करना बहुत ज़रूरी है। एकदम सही बताया दर्शकों घनश्याम सोनी साहब ने कि समृद्ध गांव अगर हो तो समृद्ध देश होगा, और वहाँ जो खुशबू है वो गांव से शहर तक आनी चाहिए, ना कि शहर से गांव तक जानी चाहिए। और हमें जो कर्तव्य की बात इन्होंने कही कि कर्तव्य निष्ठा जो होनी चाहिए हर एक इंसान में, और इनिशिएटिव खुद लेना चाहिए। सिर्फ हम अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं करते हैं, तो हम भूल जाते हैं। तो पहले तो हम हमारा कर्तव्य समझें, उसके बाद अधिकार के लिए बात करें। तो साहब, सोनी साहब से मैं और एक बात करूंगा कि आप ये तो बहुत अच्छा काम कर ही रहे हो। आपने दिव्यांग
जनों के लिए भी कुछ योगदान दिया है, और आप डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसके संचालक श्री कन्नू भाई से भी आप प्रभावित भी हो और बड़े करीब भी हो, और उनके साथ मिलकर काफ़ी आप काम भी करते हो। तो थोड़ा सा एक दिव्यांग समुदाय को उद्देश्य में रख के, ध्यान में रखते कुछ मैसेज दीजिए सर। सबसे पहले तो मैं DWTI के फाउंडर जो है हमारे पद्म श्री कन्नू भाई टेलर, मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन में प्रेरणा के पुंज का काम करते हैं वो। कि 2014 में और जब 13 के लास्ट में हमारी मुलाकात पहली बार इनसे हुई थी, उस समय भी एक कार्यक्रम ही था, वो भी दिव्यांगों के लिए ही था, और वो दिव्यांगों की दिवाली का कार्यक्रम था, जिसके लिए राज्यपाल श्री OP कोहली साहब पधारे थे यहाँ पे। इन बिटवीन हमारी मुलाकात हुई थी। जब मेरी पहली मुलाकात हुई और मैंने संस्था की विजिट की DWTI की, तो वास्तव में मुझे लगा कि इस DWTI के प्रांगण में जो साईं बाबा की मूर्ति लगी हुई है और जो साईं बाबा के जीवंत और आदर्श है, उनको अगर संजीव रूप से अगर कोई आदमी इम्प्लीमेंट कर रहा है तो वो कन्नू भाई टेलर है। इतने जो बंदा खुद असहाय और बचपन के अंदर गरीबी भुगत करके फुटपाथ से सफ़र तय करता है, और आज करीब 15,000 दिव्यांग बच्चों को आज दिन तक इन्होंने सक्षम, सबल और पढ़ा लिखा करके भारत का एक जागरूक नागरिक के रूप में उनको निर्माण किया है। तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्र की बहुत बड़ी पूंजी तैयार की है इन्होंने। तो ऐसे व्यक्तित्व का सानिध्य जब मिलता है तो निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और मैं कन्नू भाई को मिला हूँ तब से नोट कर रहा हूँ कि किस तरीके से दिव्यांगों के लिए वो सचेत रहते हैं। मैं खाली डिसेबल एक्ट की ही बात करूँगा 2017 की, जो पार्लियामेंट ने पास किया, और प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता है कि इन्होंने विकलांग को दिव्यांग शब्द से विभूषित किया। और डिसेबल एक्ट को एम्पावरमेंट करने के अंदर व्यक्तिगत रूप से सामाजिक जो न्याय मंत्री हमारे थावरचंद जी गहलोत साहब, उनसे बार बार संपर्क करना और सांसदों से, राज्यसभा सांसदों से मिलना, और दिव्यांगों की जमीनी लेवल पे क्या क्या दिक्कतें हैं उसके लिए सुगम्य भारत अभियान जो भारत सरकार चला रही है, मैं समझता हूँ कि उसमें भी कन्नू भाई टेलर का बहुत बड़ा योगदान है। तो किस तरीके से ये स्वयं एक दिव्यांगों के लिए आज एक महामिशन के रूप में काम कर रहे हैं। हाल ही में अभी थोड़े दिन पहले ही राज्यपाल श्री ने जिस चैनल पे, मैं दिव्यांग न्यूज़ चैनल के ऊपर ये जो अपना साक्षात्कार दे रहा हूँ, ये एक भारत का एक अनूठा और पहला प्रयास है कि दिव्यांगों की आवाज़ एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है वो इन्होंने उठाई है। तो मैं समझता हूँ कि कन्नू भाई का जो सकारात्मक और इनकी पूरी जो टीम है DWTI की, उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि वास्तव में ऐसे प्रेरणादायी कार्यक्रम, ऐसे उन्नत कार्यक्रम और इनोवेटिव डिसीजन और जो सकारात्मक होते हैं और दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए और समावेशी विकास के लिए जो इनकी सोच है वो काबिल तारीफ़ है। तो इनके साथ मिलकर के और जहाँ तक हमारा जो सहयोग बनता है वो हम करते हैं, चाहे वैचारिक रूप से करना पड़े या हमारी मित्र मंडली है उनको भी निवेदन करते हैं कि भाई ऐसे महामिशन में और महायज्ञ के अंदर आप लोग अपनी आहुति दें। तो ये इसके लिए हम प्रयासरत हैं और वो अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एकदम बढ़िया सर। मैं अंत में एक आज के जो युवा पीढ़ी है उनके लिए एक ज़बरदस्त मैसेज चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप एक बहुमुखी व्यक्तित्व हो और आपने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया है एक अधिकारी होने के बावजूद। तो एक संदेश दीजिए आज की युवा पीढ़ी को। तो युवा और यूथ के लिए एक ही संदेश है कि जिस तरीके से इस समय सोशल मीडिया का युग है, तो मेरा उनसे एक आग्रह है कि इस सोशल मीडिया के युग में जब व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, ट्विटर ये सब चीज़ें चलती हैं, तो वो अपने समय का सदुपयोग करने के साथ सोशल मीडिया का उपयोग राष्ट्र निर्माण के लिए करें, न कि राष्ट्र के विखंडन के लिए। और जो अपनी समय की प्रतिबद्धता है, अपना जो एक नैतिक दायित्व है, मैं आपको सिर्फ एक ही आग्रह करूंगा कि आज दिन तक विश्व इतिहास के अंदर जिन्होंने भी, चाहे वो सिकंदर हो, चाहे नेपोलियन हो, कोई भी हो, जिन्होंने एक प्रेरणादायी लकीरें खींची है, उन्होंने उम्र 40 साल की उम्र तक ही खींची है। बाद के इतिहासकारों ने समीक्षाएं की है केवल। तो भारत का युवा और यूथ यदि समर्पित भाव से इस राष्ट्र के यज्ञ में अपनी आहुति दें और सकारात्मक और सामाजिक कार्यों के अंदर, मैं समझता हूँ कि खाली जैसे एक अपना जन्मदिवस ही वो मनाए या अपना शादी की सालगिरह या कोई भी है, तो उसमें अगर वो पर्यावरण और समाज सेवा दो को ही जोड़ दे, तो भारत की 125 करोड़ की आबादी है, अगर एक एक आदमी सिर्फ अपने बर्थडे पे एक एक पेड़ लगाए तो आप देखिए कितने पेड़ हो जाएंगे। और ये जो छोटे कदम है ये अपने आप में बहुत बड़े कदम है। और जैसा कि स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, तो युवा यूथ महीने में एक बार अगर
जो हम सूरत के अंदर सफाई का दायित्व केवल एसएमसी का समझते हैं, खाली सोसाइटी के 4 बच्चे या 4 युवा और यूथ है अपनी सोसाइटी के दीपावली पे ही पटाखे फोड़ करके बाहर आ जाते हैं और कचरा और गंदगी बिखेर के निकलते हैं, उसमें से 4 झाड़ू लेके निकलेंगे तो मैं समझता हूँ कि खाली सूरत में ही 40 लाख झाड़ू आ जाएंगे। तो वो एक एसएमसी का बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। ये एक छोटी बात है, अगर खाली सूरत से निकलते हैं तो पूरे भारत से निकलता है तो कितना होता है। तो हमें युवा और यूथ को केवल सकारात्मक दिशा में लगाने की जरूरत है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। दर्शक मित्रों, ये थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम घनश्याम सोनी। आज का प्रोग्राम यहाँ पर हम खत्म करते हैं, दोबारा मिलेंगे एक विशेष व्यक्ति के साथ, तब तक के लिए सर।